प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के बोझ से टूटती आम आदमी की कमर और उसके बारे में हुकूमत और अपोजिशन क्या कर सकती है, मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर दत्ता से। डॉक्टर दत्ता, अपोजिशन भी बहुत सीरियस नहीं लगती हमको इस मामले में। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है। उनको तो सिर्फ एक 2G दिखाई दे रहा है, 2G के सिवा और कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि 2G ठीक है, 2G पे शोर होना चाहिए, कहीं भी करप्शन हो, कहीं पर भी करप्शन हो। करप्शन अगर 1 रुपए का भी हो तो टेक्निकली उस पर भी शोर होना चाहिए। पर उसके साथ साथ जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक इश्यूज है, जो नज़रअंदाज हो रहा है इन सब मामलों के चलते, वो सब चीज़ को भी तो अपोजिशन कम से कम उठाए। वो सब चीज़ों पे तो कम से कम सरकार को एक तरह से चेतावनी दे। आपको लगता है कि ये प्राइसेस कंट्रोल या कम होने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, या नहीं? प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 8 महीने में उन्होंने कम से कम 5 बार उन्होंने बयान जारी की है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे और प्रयास जारी है और कोशिश जारी है। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कब तक और जल्द से जल्द वो कब तक, मतलब कम से कब आएगा वो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 8 महीने से तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो थोड़े बहुत एक्शन में है, जैसे एक्सपोर्ट बैन हुआ है प्याज का, लेकिन अगर प्याज का एक्सपोर्ट बैन हुआ तो दूध का दाम बढ़ गया। चीनी कल तक कुछ कम थी, 35 रुपए किलो तक आ गई थी, अब फिर उसने सर उठाना शुरू कर दिया, 40 के आसपास फिर पहुंच गई। दिवाली आते आते हो सकता है 80 तक, जैसे पिछले साल बिकी थी, पिछले साल दिवाली में 80 के आसपास शिखर बिकी थी। तो ये कुछ वक्त में हम जल्द ही कितना समय आपको लगता है? ये मुझे लगता है कि अगर सही तरह से कदम अगर उठाया जाए और कंसेंसस अगर हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, मैं समझता हूँ कि अगले साल अप्रैल मई तक बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं प्राइस राइज को और एसेंशियल कमोडिटीज़ को सही जो एक्चुअल रेट है प्राइस का, वो प्राइस मोर और लेस रिफ्लेक्ट हो सकता है इकोनॉमी पे। और एक चीज़ मैं गौर यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, ये है कि दुनिया में साबित हुआ है जब भी भ्रष्टाचार किसी देश में चरम सीमा पे गया है तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पे हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें करप्शन का भी रोल, करप्शन का बहुत बड़ा रोल है। ब्राज़ील एक जीता जागता सबूत है। ब्राज़ील में क्या हुआ था? ब्राज़ील में जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था उसके पीछे अगर प्रमुख कारण अगर ढूंढा जाए तो वो हाई लेवल ऑफ करप्शन at established places, at government places and in the bureaucracy। क्या जब करप्शन होता है तो करप्शन से बहुत पैसा देश के बाहर जाता है और मुल्क के अंदर जो पैसा है वो डिवैल्यू होता है, इस वजह से ऐसा होता है? क्या बात है? इकोनॉमिक रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा तबका जो है पैसा का वो बाहर चला जाता है और बाहर में वो ब्लैक मनी है, करप्शन से आई है और विदेशी बैंक में वो इकट्ठा हो जाता है, उसका कोई तो एविडेंस ही नहीं होता है। दूसरी बात है कि मुल्क के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है, बाहर चली जाती है। दूसरी बात है कि मुल्क के अंदर भी चंद लोगों के बीच में पैसा रह जाता है और जब पैसा चंद लोगों के बीच में हो जाता है तो प्राइस को रेगुलेट करने में बहुत आसानी होती है। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में आज के डेट में अगर अंकुश अगर भ्रष्टाचार पे नहीं लगता है तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा सकते हैं। ब्राजील बन सकता है या फिर एक काइंड ऑफ ए बनाना रिपब्लिक बन सकता है। इसमें आप इतना सीरियस है मामला और मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर चलता है और हर दिन अगर किसी ना किसी सरकार का अगर भ्रष्टाचार का एक नया मामला अगर खुलासा आता है तो मैं मानता हूं कि अगले 10 साल के अंदर शायद एक इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस हमारे देश में शुरू हो जाएगा। इसमें एक बात और होती है करप्शन की, जब करप्शन का बेहद शोर मचता है और लोगों को ये पता चलता है तो जो छोटा आढ़तिया है या छोटा काम करने वाला, धंधा करने वाला आदमी, वो सोचता है कि अगर नेता लूट रहे हैं तो हम क्यों नहीं लूटे? और साइकोलॉजिकल बिल्कुल इट सेट्स अ प्रेसिडेंस, एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। और उसके साथ साथ छोटे लेवल पे जितने लोग जो भ्रष्ट हैं, जो मान लीजिए कई लाखों में भ्रष्टाचार करते हैं या फिर हजारों में करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे और वो कहीं ना कहीं पे बच जाता है। पूरा देश एक सख्त एग्रीकल्चर क्राइसिस में पहुंच चुका है और किसी के कान पे जू नहीं लेंगे।
बिल्कुल सही बात है। और ये बजट तो एक दूसरा बजट एग्रीकल्चर का होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा है। नामुमकिन दिख रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर क्यों नहीं गौर करते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि हमें याद होना चाहिए और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भारत की जो इकोनॉमी बेशक कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, तब भी 60% आज भी 70% 60% कृषि से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से जुड़ा है गांव में। इसलिए हम अपने देश की मजे की इकोनॉमी, बात यह है कि इस पूरी क्राइसिस में किसान को फायदा नहीं हो रहा है। किसान को नहीं हो रहा है। जो बीच में जो लोग प्याज बोरी उगाई उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसको 80 रुपए किलो में प्याज, वो भी सुसाइड रेट तो बढ़ा है, इनफैक्ट बढ़ गया है। सुसाइड अभी भी कर रहे हैं किसान, अभी भी कर। रिपोर्ट थी हिंदू में जिसमें ये कहा है कि किसानों की 2000 से ज्यादा एक साल के अंदर 2010 में सुसाइड हुआ है। और सुसाइड रेट कम नहीं हुआ है। अगर फायदे में अगर है तो ये किसान मर रहा है, आम आदमी हम और आप पीस रहे हैं, कीमतों की बोझ से पिस रहे हैं। और अगर फायदा हो रहा है तो वो जो कार्टेल है, जो क्लास है, जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करता है, कॉर्पोरेट लॉबी, उनको फायदा हो रहा है। और करप्ट पॉलिटिशियंस बस। अब क्या कर सकती है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है प्राइसेस के ऊपर? एज एन इकोनॉमिस्ट आपको क्या राय है कि ये कंट्रोल करने के लिए क्या इमीडिएट मेजर्स क्या हो सकते हैं? इमीडिएट मेजर्स पे सबसे पहले सेल्स टैक्स की सिस्टम पे एक यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी है। वैट पे एक पूरा अच्छी तरह से सोच और कॉन्सेंसस अपनाना बहुत ज़रूरी है पूरे देश भर में। ब्लैक मार्केटर और होर्डर्स पे सख्ती से पेश आना ज़रूरी है। जो एक्शन हुआ उससे लग रहा है आपको कि ये ठीक ठाक सख्ती के कदम उठाए गए थे? हाँ, थोड़ा बहुत सही दिशा में कदम उठाया गया है, पर मैं मानता हूँ कि और कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब भी किसी भी आइटम पे जब प्रोडक्शन लेवल घटता है तो तुरंत उसी समय अंकुश लगा देना चाहिए एक्सपोर्ट पे, और ना कि लेट लतीफ वाला ख्याल से एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को बयानात अगर कम दे तो अच्छा है, न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रैक्टिकल लेवल पे एक्शन दिखाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको लगता है कि ये सब हो पाएगा या नहीं? चूँकि गवर्नमेंट खुद एक क्राइसिस में है। 2G के मामले में अपोजिशन ने उसको घेर रखा है और उसको फिक्र इस बात की है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन किसी तरह से वो कराने में कामयाब हो जाए। ऐसे में जब गवर्नमेंट क्राइसिस में आ जाती है, हमने बोफोर्स के टाइम पे देखा था, तो गवर्नमेंट खुद नर्वस हो जाती है और जो कदम उसको उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठा पाती। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जिस क्राइसिस से गवर्नमेंट गुजर रही है उसमें उसको प्राइसेस के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से कीमतों के मामले पे, वो ध्यान दे पाएगी नहीं? मुझे लगता है कि हाँ, ये बेशक है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है और गवर्नमेंट इज़ वेरी वल्नरेबल। पर मैं मानता हूँ कि जिस तरह का क्राइसिस पे उलझी हुई है सरकार, उस पे गवर्नमेंट के हित में होगा प्राइसेस पे ध्यान देना और प्राइसेस को कंट्रोल करना। इलेक्शन 2G पे नहीं होगा, जितना प्याज के दाम पे होगा, आलू के दाम पे होगा और गेहूं और चावल के दाम पे होगा, तो उस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इफ द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट वांट्स टू कम बैक टू पावर इन 2014, अगर चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और दोबारा लौट के आए, तो पहले प्याज के दाम और बाकी चीज़ों के दाम पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और भ्रष्टाचार के मामला पे सख्त से सख्त कदम उठाना बहुत आवश्यक है। पर उसके साथ साथ जनता के साथ जो जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं, जो जनता से जुड़ा हुआ चीज़ें, खास करके बेसिक जो एमिनिटीज़ है, बेसिक जो चीज़ें हैं, जो हर दिन की यूटिलाइजेशन की जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ कंट्रोल में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं मानता हूँ कि 2014 इनके लिए सिर्फ एक डे ड्रीमिंग रहेगा। ये नहीं, आपकी राय में प्याज कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। प्रोग्राम गुफ्तगू में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस हफ्ते ये प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।